हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और एक मैपिंग वीडियो जो मैंने बनाया था एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक का, तो वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और एनसीईआरटी कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम अध्याय 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 का, ठीक है। और एनसीईआरटी कक्षा 7 का ये दोस्तों तीसरा वीडियो है, ठीक है दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देना चाहेंगे दोस्तों कि एनसीईआरटी पुस्तकें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो दोस्तों, एनसीईआरटी पुस्तकों से लिया गया फैक्ट हर परीक्षा में मान्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं अध्याय 3। इधर लिखा हुआ है दिल्ली के सुल्तान, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बोल रहे हैं छोटी सी जानकारी दी जाती है, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। रिदम बन जाता है हमारा, ठीक है दोस्तों, ताकि पढ़ने में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं वो स्किप नहीं होती, ठीक है दोस्तों। इसमें कह रहे हैं कि हमने अध्याय 2 में देखा कि काबरी डेल्टा क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। काबरी डेल्टा क्षेत्र जो मतलब थी, और उससे संबंधित अन्य क्षेत्र भी, मतलब काबरी जो डेल्टाई क्षेत्र थे और उस जैसे और भी क्षेत्र थे, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन गए थे व्यापार के क्षेत्र के में और संस्कृति के क्षेत्र में, ठीक है, और राजनीतिक क्षेत्र में। तो उसके बारे में बता रहे हैं। क्या आपने गौर किया है कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? तो बिल्कुल भी नहीं, हमने पढ़ा था उस समय दोस्तों, ठीक है। कह रहे हैं इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तो कह रहे हैं दिल्ली 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण केंद्र बना था, उससे पहले नहीं था, ठीक है दोस्तों। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहले पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? तो देखेंगे अभी। बोल रहे हैं 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तो तोमरों को अजमेर के चौहान वंश के जो राजा थे उन्होंने परास्त किया। और चौहानों को चाहमान भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें लिखा भी है और इस पिछली बार भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं इसमें? तोमरों और चौहानों की राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई, ठीक है दोस्तों। तो उसी समय जो तोमरों चौहानों में जो युद्ध चल रहे थे और मतलब उनका शासनकाल था, तभी से दिल्ली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक का केंद्र बन गई थी, ठीक है दोस्तों। और आगे बोल रहे हैं इस शहर में बहुत सारी समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं हम आज भी दिल्ली में बड़े बड़े व्यापारी जो लोग रहते हैं, तो उस समय भी रहते होंगे, उस समय जैन व्यापारियों के बारे में चर्चा की जा रही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। तो दोस्तों बता रहे हैं 12वीं शताब्दी में दिल्ली में दहलीवाल के नाम से प्रसिद्ध सिक्के चलते थे दोस्तों, जो काफ़ी प्रचलन में थे। इस नक्शे के बारे में बोल रहे थे दोस्तों। तो कह रहे हैं फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, हौज खान सीरी, जहाँपनाह, दिल्ली कोहना, कुतुब मीनार, हौजी सुल्तानी, तुगलकाबाद, आदिलाबाद। तो दोस्तों इसके बारे में चर्चा होगी, हमने ये देख लिया मैप। आपको बता दें दोस्तों, मैपिंग की वीडियो हम हर क्लास को पढ़ने के बाद एक मैपिंग वीडियो बनाते हैं, वो उसी मतलब कक्षा के आखिरी में डाल दी जाती है, उसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। आज कक्षा 6 की भी मैंने बनाई, कक्षा 7 की भी बनाई, कक्षा इसी प्रकार कक्षा 12 तक मैपिंग वीडियो बनाते हैं उसकी। और उसके बाद हम जब जियोग्राफी पे आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी किसी चीज़ को सर्च करने में, है ना दोस्तों। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया था। तो कह रहे हैं दोस्तों 13वीं सदी के आते आते दिल्ली एक बहुत बड़ी मतलब और बहुत ही प्रसिद्ध राजधानी बन गई थी और उसका क्षेत्र काफ़ी विस्तारित हो चुका था, ठीक है दोस्तों। तो इसके बारे में बता रहे हैं। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और
उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। तो 5 यहाँ पे बताए जाएंगे दोस्तों, इसके बारे में बता रहे हैं, तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं हम इसके। और नीचे ये क्या लिखा है इसको भी देख लें। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इस सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र एक को देखकर दिल्ली, कोना, सीरी और जहाँपनाह को पहचानिए। तो दोस्तों ये इस देख ही लिया हमने, दिल्ली, कोना, सीरी, जहाँपनाह, ये शुरुआत में इस इलाके को बसाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये इलाका था शुरुआत में। कह रहे हैं हौज खाना, सीरी, जहाँपनाह, दिल्ली, ये कोना। सबसे पहले दोस्तों दिल्ली जो बसी थी वो इन नगरों के रूप में बसी थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो तालिका एक पर इस पर नज़र डालने के लिए बोल रहे थे दिल्ली के शासक। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि इसमें राजपूत वंश तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। ठीक है दोस्तों, अनंतपाल 1130 से 1145 उन्होंने शासन किया। और उसके बाद चौहान 1165 से 1192 और पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। ठीक है दोस्तों, तो ये उनकी कार्यकाल के बारे में बताया जा रहा है और उनकी जो उस समय उन्होंने जितनी समय तक शासन किया वो सब चर्चा की गई है। और प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 शासकों के बारे में बताया गया है कि तोमर, चौहान और जी तुर्की जो थी उनमें भी काफ़ी अलग अलग लोगों ने शासन किया, तो उनके बारे में चर्चा है। तो देखिए क्या कह रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब तक शासन किया? 1206 से 1210 तक किया था। ठीक है दोस्तों, और शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक। ठीक है दोस्तों, और रज़िया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी उसने किया था 1236 से 1240 तक। ठीक है दोस्तों, रज़िया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी दोस्तों। ठीक है, और भारत की पहली शासिका भी के रूप में भी इसको देखा जाता है कहीं कहीं। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 इनका शासनकाल हो गया। और इसके बाद बोल रहे हैं कि इल्तुतमिश का मकबरा दिखाया गया इसमें, ये मैप में दोस्तों, ये देख लीजिए आप। अलाई दरवाज़ा। ठीक है दोस्तों, ये मैप कभी पहचानने के लिए, मतलब कई किताबों में देखें आप तो पहचान लें ना, क्योंकि ज़्यादातर वैसे तो नाम दिया जाता है। खैर आगे देखते हैं। खलजी वंश 1290 से 1320 तक। ठीक है दोस्तों, जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296 तक और अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316 तक। तो ये हो गया। तुगलक वंश दोस्तों 1320 से 1414 तक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। तो ये इनका शासनकाल था। और इसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक। खिज्र खां 1414 से 1421 तक इसने शासन किया। लोधी वंश 1491 से 51 से 1526 तक। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक। ठीक है दोस्तों, ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है इसमें ये। तो अब दोस्तों हम इस पर थोड़ी डिस्कशन करते हैं जो महत्वपूर्ण है उसके बाद। कह रहे हैं राजपूत वंश, इसमें 5 वंशों के बारे में बता रहे हैं ना दोस्तों। यहाँ लिखिए क्या कह रहे थे, यहाँ 5 शासकों, यहाँ 5 शासकों के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ लिखा था दिल्ली शताब्दी में 5। हाँ इधर कह रहे थे तालिका एक पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान की जिनने मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी थी। ठीक है दोस्तों, ये पहले देखो राजपूतों ने शासन किया। ठीक है, तुर्कियों ने शासन किया,
खलजियों ने शासन किया और तुगलकों ने शासन किया, उसके बाद सैयद और लोदी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए 2 2 4 5 1 6। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एक ही वो हो गया 5 6, मतलब कोई 5 लोगों ने शासन किया था दोस्तों। आगे देखते हैं। वैसे ये दोस्तों डेट वगैरह कहीं ज़्यादा पूछी नहीं जाती आजकल, लेकिन फिर भी एक वैसे ही नॉर्मल जानकारी के लिए हम पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि कभी कभी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि उनका कार्यकाल, उनके बारे में चर्चा कीजिए। कुछ लिखने के लिए आ गया तो वो भी देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी तो आगे नीचे फैक्ट के रूप में दी जाती हैं, और कैसे क्या होता है वो सब। ठीक है, दिल्ली के सुल्तान के बारे में जानकारी कैसी, तो कह रहे हैं हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख एक वचन, तवारीख बहुवचन में, मतलब दोस्तों इसमें ये कह रहे हैं तारीख एक वचन है और तवारीख बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। तो कह रहे हैं कि सिक्के, स्थापत्य, भवन निर्माण कला आदि की अभिलेखों से आदि के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। तो और उनमें ये फारसी भाषा में जो तारीख शब्द है ना, वो लिखा गया है, और ये तारीख एक वचन शब्द है और तवारीख है जो बहुवचन शब्द है। ये फारसी भाषा से रिलेटेड है दोस्तों कुछ कुछ। ठीक है दोस्तों, ये चित्र हैं, किस तरह से लिखते होंगे पंच करके, किस तरह से क्या डालते होंगे, ये सब बता रहे हैं इधर। पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण: कागज़ तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उनका प्रयोग करना, जिल्द तैयार करना। तो कह रहे हैं कि कागज़ ये तैयार कर रहा है, ये इधर ये लेखन कार्य कर रहा है दोस्तों, इधर ये सोने को पिघलाकर महत्वपूर्ण शब्दों पर जो चिन्ह लगाते हैं वो काम करेंगे। पहले लोग सोने को पिघला रहे हैं ये इसमें। ठीक है, इसमें फिर वो कर रहे हैं, क्या कह रहे थे इधर इधर जिल्द जो ऊपर लगाते हैं दोस्तों, ताकि मतलब दस्तावेज अच्छे से सुरक्षित रहें। ठीक है दोस्तों, और उनकी पहचान बनी रहे। अब देखते हैं क्या, तबारी के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसी सुशिक्षित व्यक्ति होती थी जो घटनाओं का वर्णन भी करती थी और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देती थी। तो कह रहे हैं दोस्तों जो तारीखें यानी कि इतिहास की जो महत्वपूर्ण डेट्स थी और महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, महत्वपूर्ण कार्य थे, महत्वपूर्ण जो उस समय की युद्ध वगैरह हुआ करती तो वो एक तवारीख के रूप में नोट कर लिए जाती थी। तो ये उस समय कौन लिखता था, तो लेखक, सचिव, प्रशासक और कवि जो दरबारियों और सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, पढ़े लिखे, वो लिखते थे जो घटना का वर्णन करते थे। तो मतलब और शासकों को, और मतलब उनकी कार्य क्या क्या थी, घटना का वर्णन करना है, वो सब दस्तावेज मतलब तारीखें वगैरह लिखना, उनके इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, युद्ध वगैरह घटनाएं, कार्यकाल, राजा की कार्य महत्वपूर्ण और आदि सब लिखते थे। और प्रशासकों को प्रशासनिक संबंधी सलाह भी देते थे। वो उनका काम ये सब लिखना और वो दस्तावेजों को सुरक्षित रखना, और उनका मतलब जो समय की कार्य थी महत्वपूर्ण लेखन सामग्री वो करना ही नहीं था। वो राजा महाराजाओं को, उस वहाँ के शासकों को सलाह भी दिया करते थे। ठीक है दोस्तों, वे न्याय संगत शासन की महत्व पर बल देते थे। वो राजा को अच्छे से न्याय करना, अच्छे से शासन चलाना, उसके बारे में भी सलाह दिया करते थे दोस्तों। ठीक है, और कह रहे हैं इधर न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। राजा का काम बिना सैनिकों की नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकती। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब भी खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो दोस्तों कितनी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी गई है दोस्तों इसमें। आज भी देखा जाए तो ये जानकारी और ये नियम सटीक बैठता है दोस्तों। आज नहीं, संसार की हर तरह की शासकों के ऊपर ये नियम बैठता है, बिल्कुल सटीक। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हैं, राजा
सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं चल सकती भी। और वेतन तभी आएगा जब मतलब किसान जो कर वगैरह है, किसान और अन्य कर्मचारी जो शासन में मतलब राजा के अधीन रहती हैं, वो वेतन के रूप में मतलब कर के रूप में वेतन देंगे। ठीक है दोस्तों, राजा को टैक्स वगैरह देंगे, वेतन तो नहीं, कर देंगे। तभी तो राजस्व में वृद्धि होगी, तभी तो राजा सैनिकों को वेतन दे सकेगा, और तभी तो सैनिक राजा की नियमों का और कानूनों का पालन करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उनके साम्राज्य को विस्तार करने के लिए युद्ध वगैरह करेंगे, है ना दोस्तों। ये सब नीतियाँ बताई इसमें, सब एक ही तरह के नियम में बांध दी गई हैं, यानी कि ये एक लिंक बना दी गई है दोस्तों, है ना, ताकि ये राजा की और सैनिकों की और प्रजा की मध्य संबंध को सही से समझा जा सके दोस्तों। तो कह रहे हैं ऐसा तभी वो किसान तभी कर देंगे जब मतलब राजस्व तभी चुकाएंगे और कर तभी देंगे जब भी खुशहाल और प्रसन्न होंगी, यानी कि उनकी खेती अच्छी से होगी, उनकी राज्य में अच्छी व्यवस्थाएं होंगी खेती करने के लिए, और अच्छे से सभी प्रकार की पानी, फसल और अन्य चीज़ों की महत्वपूर्ण सुविधाएं होंगी। ठीक है दोस्तों, और ऐसा तभी होगा जब राजा ईमानदार और न्यायप्रिय होगा, और ईमानदारी को और न्याय को बढ़ावा देगा, और राजा की शासन के जो जो नियम थे वो अच्छी होंगी। ठीक है दोस्तों, यानी खुशहाल साम्राज्य होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। एक मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, और इस पर मनन करें, चिंतन करें कि देखिए आज के दौर में क्या चल रहा है, उस समय क्या चल रहा था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ये कुछ और बातें ध्यान रखें। तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहती थी, गांव में शायद ही कभी रहते थे। नंबर 2, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए अपने सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। तो कह रहे हैं दोस्तों, जो तारीख यानी कि इतिहास लिखने वाली सभी शहरों में रहा करती थी, खासकर दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, और जो गांव में बहुत कम लोग रहा करते थे इतिहास लिखने वाले। ठीक है दोस्तों, और ये भी कह रहे हैं कि जो जो लिखती थी इतिहास और तवारीख एक ही शब्द है। तो इतिहास लिखने वाली राजा के विरुद्ध कुछ खास नहीं लिखा करते थे। ठीक है दोस्तों, वो राजा के अधीन रहकर राजा की अनुसार ही कह सकते हैं लिखते थे। ठीक है दोस्तों, और अगर राजा के विरुद्ध लिखेंगे तो उनको क्या होगा, उनके साथ आप जान सकते हैं दोस्तों, फांसी लगा दी जाएगी, मार दिया जाएगा, बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया जाएगा। तो ये होता था। खासकर ऐसा कोई दिया नहीं गया इतिहास में कहीं कि किसी ने कुछ गलत लिखा हो और उसको ऐसा किया होगा गया हो, लेकिन अनुमान यही है और मानते भी हैं कि कोई विरुद्ध लिखता भी नहीं था। ठीक है दोस्तों, कि राजा के विरुद्ध लिखता ही नहीं था कोई, है ना। आगे देखते हैं। 3, लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देती थी। उनकी विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो इसमें कहीं अपवाद भी दोस्तों दिखाई जाती हैं कि बोल रहे हैं कि उनसे कोई मतलब हर कोई सहमत नहीं हुआ करता था। तो इसकी क्या तात्पर्य हो सकता है दोस्तों। जो लेखक थे, इतिहासकार थे, और तवारीख जो लिखने वाले लोग थे, बड़े बड़े मतलब लेखक लोग, इतिहासकार लोग, तो वो कुछ बताते थे तो उनसे कोई लोग इत्तेफाक मतलब नहीं रखता था, इत्तेफाक रखता भी था कोई, है ना। कोई खुश था तो कोई नाराज़ था। हालांकि वो तो अच्छी शासन प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए राजा को सलाह देते थे। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि वो राजा को अच्छी सलाह देते थे और जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। तो ठीक है दोस्तों, तो राजा को एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए और अच्छी मतलब किस तरह से राज्य चलाना चाहिए वो सब नीतियाँ बता देते हैं वो दोस्तों। और कुछ राजा अपने विवेक से भी चलाता हुआ, है ना, ये भी इतिहास में देखा गया है। आगे देखते हैं। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। ठीक है दोस्तों, सिंहासन पर रजिया सुल्तान जब बैठी तो उसका कार्यकाल मतलब वो तारीख थी 1236। ठीक है दोस्तों, उस युग के इतिहासकार मिनाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक
रानी को शासन के रूप में मान्यता नहीं दी पा रहा था। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं कि मिन्हाज सिराज जो लेखक था उस समय जब रज़िया सुल्तान शासन इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान शासन करने के लिए गद्दी पर बैठी, तब मिन्हाज सिराज ने कहा कि वो सभी भाइयों में योग्य तो थी, अपने सभी भाइयों में योग्य थी, शासन करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी कह सकती है। लेकिन वो जो मिन्हाज सिराज है ना, उसने कहा कि मतलब एक लेडीज़ को शासक मतलब अधिकारी मतलब सॉरी एक राजा के रूप में स्वीकार करना गलत है। मतलब उसने सोचा, उसने मन में कहीं न कहीं ग्लानि थी कि एक महिला शासन करेगी तो ये किस तरह से सही होगा, है ना? तो कहीं न कहीं उसके मन में ग्लानि थी और इनमें लिखा है कि वो मान्यता नहीं दे पा रहा था। ठीक है? आगे देखते हैं। दरबारी जन भी उसकी स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। कह रहे हैं कि जो दरबारी थे उस समय राजा की जो दरबारी हुआ करते थे, वो भी रज़िया सुल्तान को एक बड़ी शासक के रूप में, राजा के रूप में और कह सकते हैं रानी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, वो भी एक विरोध करने की कोशिश कर रहे थे। आगे विरोध होता भी है इसमें दोस्तों, और धीरे-धीरे क्या आगे प्रक्रिया होती है वो सब पढ़ेंगे दोस्तों। दिल्ली की सल्तनत पूरी पढ़ी जाएगी इसमें। ठीक है दोस्तों, सन 1240 में उसने उसे सिंहासन से हटा दिया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, 4 साल तक शासन कर पाई वो मुश्किल से। ठीक है दोस्तों, और उसको विद्रोह के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं रज़िया के बारे में मिन्हाज सिराज की विचार। जो उस समय इतिहासकार थी दोस्तों, तो उनके विचार रज़िया सुल्तान के बारे में क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसमें स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए। गलत लिखा है दोस्तों, मतलब आज के दौर में ये शब्द गलत है ना? उस समय के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, अधीन अधीन रहना चाहिए। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। रज़िया सुल्तान का शासक इसके विरुद्ध जाता था, क्योंकि वो तो पुरुषों को अपनी अधीन रखना चाहती थी। अगर शासिका बन जाए 4 साल में जो उसने शासन किया, तो उसके 4 साल तक लोग उसके अधीन ही रहे होंगे ना। ठीक है, इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इसकी शानदार खूबियों से भी उसी आखिर हासिल क्या हुआ। तो दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि रज़िया सुल्तान का शासन करना मर्दों की शासन करने की सूची में शामिल नहीं होता, और वो मर्दों की तरह शासन करने के लिए नहीं बनी है। इसलिए उसको इस शासन करके क्या फ़ायदा होता है, ये सब मतलब इसकी मतलब उसके मन में जो द्वंद्व चल रहा था ना दोस्तों, उसने वो लिखा है अपनी इस लेख में। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262-1289 की व्यवहार से रज़िया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपनी पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक कश्मीर की रानी दिद्दा 980 1003, उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। तो इसमें दोस्तों एक लिंक के माध्यम से बता रहे हैं कि जिस समय रज़िया सुल्तान शासन कर रही थी दिल्ली में, उस समय आधुनिक आंध्र प्रदेश है उसका जो वारंगल क्षेत्र था, वहाँ पर भी एक महिला शासन कर रही थी जिनका नाम था रुद्रमा देवी, और उन्होंने अपना नाम इतिहास में पुरुष के नाम से मेल खाते हुए लिखा है। मतलब ऐसा लिखा है उन्होंने नाम, ताकि उनके नाम से लोग भ्रमित हों और समझें कि कोई राजा है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपना नाम पुरुषों के नाम से मतलब पुरुषों के नाम के समान लिखवाया था दोस्तों अभिलेखों में। ठीक है दोस्तों, और उसी समय उसी के समकालीन जम्मू कश्मीर में एक और महिला शासन कर रही थी, उनका नाम था दिद्दा। उन्होंने अपना नाम दिद्दा लिखवाया था, जो बड़ी बहन यानी दीदी से निकला था। ठीक है दोस्तों, वो भी पुरुषों के नाम ही जैसा मतलब प्रतीत होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भ्रम पैदा करके शासन कर रही थी ताकि लोग उन पर
मतलब अंकुश ना लगा सके, उनका विरोध नहीं करें, क्योंकि अक्सर उस समय की मानसिकता मेंटलिटी ऐसी थी कि महिला शासन करें ये लोगों को अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, लोग उनके अधीन रहना नहीं चाहते थे महिलाओं की। ठीक है दोस्तों, तो ये बता रहे हैं। तो ये कुछ जानकारी है, हमें नहीं पढ़नी दोस्तों कुछ। ठीक है, मानचित्र 2, शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख क्षेत्र। तो आगे क्या होगा, इधर है दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। तो दिल्ली सल्तनत का शासन काल, ये दोस्तों जगह के नाम दिए गए हैं, ये नदियाँ वगैरह दिखाई गई हैं इसमें। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा जीता गया क्षेत्र है ये दोस्तों, ये डॉट्स बने हुए हैं, ये सब उन इल्तुतमिश ने जीते थे दोस्तों। ठीक है, इधर से शुरू करते हैं। लखनौती, बनारस, अवध, बदायूं, कोल, ग्वालियर, रणथंभौर, अजमेर, और कासली, सांभानामनक, मंदोर, कोल और बारल, दिल्ली, हांसी जी, सरस्वती, बारवाला, सुनाम, कोहराम, तबर हिंद, लाहौर, मुल्तान, उच्च, नंदाना, काजकोट सॉरी, ये सब दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा जीते गए क्षेत्र थे। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं एक स्पेशल वीडियो बनाता ही हूँ एनसीईआरटी कक्षा 6 मैपिंग पर भी बनाई मैंने एक महत्वपूर्ण मैप लेकर एक वीडियो बनाता हूँ, और कक्षा 7 के बारे में भी मैं बनाऊँगा दोस्तों, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासन गैरीसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए मजबूत किलेबंद शहरों की परी शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उनकी दूर भीतरी प्रदेशों पर उसका नियंत्रण ना कि बराबर था। तो कह रहे हैं दोस्तों 13वीं शताब्दी के आरंभ में जो गैरीसन शासक थे उनका शासन उनकी जो किलेबंदी क्षेत्र थी उनकी बाहर बहुत ही कम था, उनका वो शासन क्षेत्र बहुत दूर दूर तक नहीं था, लेकिन जहाँ तक था उनका मजबूत मतलब शासन था। ठीक है दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि दिल्ली के जो सुल्तान थे वो अपने मतलब क्षेत्र पर मतलब शासन करने में मतलब रुचि लेते थे, और आसपास के क्षेत्रों पर भी ज़्यादा उनकी पकड़ थी, ना ही वो उधर शासन करने में सक्षम थे, ना ही करने में कोई रुचि भी लेते थे। ठीक है दोस्तों, रुचि तो देखो दोस्तों लेते होंगे, ये कुछ ज़्यादा खास स्पेशल बात नहीं है, लेकिन उनकी पहुंच नहीं हो पा रही थी, शायद उनका कोई प्रतिद्वंदी हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या करें, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही रहना पड़ता था। तो दोस्तों कह रहे हैं कि उनका साम्राज्य ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पा रहा था, और लेकिन मतलब सीमित क्षेत्र के रूप में था। ठीक है, तो वो अपने क्षेत्र को भी किलेबंदी के रूप में एक बंदी की मतलब आसपास क्षेत्र पर वो कर लेते थे, अपने क्षेत्र को घेर लेते थे बड़ी दीवारों से। ठीक है, और अपने क्षेत्र में जो व्यवस्था चलाने के लिए धन की और सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, तो वो लूट मार के द्वारा मतलब एकजुट इकट्ठा करते थे। ठीक है, जुटाते थे और मतलब अपना सब चला देते थे। ठीक है दोस्तों, शासन कार्य दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध की गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। तो कह रहे हैं कि उनका दूर दूर तक नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उसने संपर्कों के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाती थी। शासक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और दूर उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। तो कह रहे हैं दोस्तों कि उनका शासन जो काल था उनका शासन काल था, तो उस समय मतलब उन पर आक्रमण करने वाली और बड़ी बड़ी जो हमलावर थे, बड़े व्यापारी थे, सूबेदार थे, वो भी उन पर हमला कर देते थे, और उनसे कभी कभी वो मतलब उनके क्षेत्र में भी मतलब शासन करने की
पूरी कोशिश करते थे और कभी कभी जीतने की वो क्या कहते हैं कोशिश में सफल भी हो जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। जो जरा सी भी कमजोरी का आवाज़ मिलती विद्रोह का झंडा गाड़ देते थे दोस्तों। तो इनके जो सूबेदार वगैरह होते थे उस समय जो उनके अधीन रहते थे, तो कभी कभी देखते थे कि राजा कमज़ोर हो रहा है तो अपना मतलब किसी क्षेत्र पर जो उनका शासन होता था वहाँ सूबेदार उनकी खुद शासन कर लेती थी। ठीक है दोस्तों, ये जैसा ऐसा ही है जैसा कि मतलब इतिहास में और भी पहले बताया गया है कि राजा कमज़ोर पड़ा तो उनके सूबेदार और सैनिकों ने सेनापतियों ने शासन कर लिया उनके क्षेत्रों पर और स्वतंत्र होकर मतलब अपना शासन चलाने लगी। ये सब आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। इन चुनौतियों की चलती सल्तनत बड़ी मुश्किलों से ही किसी तरह अपने आप को बचाए हुई थी। तो मुश्किलों से सल्तनत को बचाने के लिए वो राजा महाराजा मतलब लगे हुए थे। चुनौतियाँ मिलती थी, कहने का मतलब है उनको अपने शासन चलाने में उनके ही अधीन रहने वालों से भी चुनौतियाँ मिल जाती थी दोस्तों। तो चुनौतियाँ तो आज भी मिलती हैं दोस्तों लोगों को। बड़ी बड़ी जो शासन करने वाले होते हैं तो कभी विपक्ष कभी कोई कभी कोई है ना। खैर आज के दौर से तुलना करना एक मेरे ख्याल से गलत होगा, क्योंकि आज के दौर में जनता चुनती है, उस समय राजा अपने जन्म से पैदा होता था। राजा का लड़का राजा बनेगा ये होता था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसका संस्थापक क्या बोल रहे हैं, इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल से हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आगे देखते हैं उसकी स्थापना के बारे में बता रहे हैं कि गयासुद्दीन बलबन ने मतलब उनका मतलब विस्तार किया और उनका मतलब इस काल का शुरुआत में मतलब जो नींव रखी वो सब उन्होंने ही की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बलबन की भीतरी समस्याओं में जो अभियान चली उसका लक्ष्य था गैरीसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इस अभियान के दौरान गंगा यमुना की दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहक तथा चरवाहों को उनकी पर्यावास से खदेड़ दिया गया। तो बता रहे हैं कि जो सल्तनत काल था उस काल में जो गंगा जमुना का दोआब क्षेत्र था वो काफ़ी उपजाऊ था और उन्होंने अपने क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए वहाँ गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र पर जो जंगल होते थे उस समय तो उनको कटवाया और वहाँ के जो आदिवासी लोग थे वहाँ पे जो टाइप से जो थे हैं उनको खदेड़ कर अलग अलग भेज दिया गया और वहाँ की जो संसाधन थे उन पर कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले जैसी गैरीसन शहरों और नए और शहर बनाए बसाए गए। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे उन्होंने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं। दूसरा विस्तार सल्तनत की 12वीं सीमा पर हुआ। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। तो धीरे कह रहे हैं कि दिल्ली का जो पहले के समय जो शासन था वो एक रुका हुआ सा था और बलबन आए तो बलबन ने अपने मतलब साम्राज्य का विस्तार किया। इसी क्रम में बता रहे हैं कि दोस्तों बलबन ने ये गंगा दोआब क्षेत्र में जो टाइप्स को भगाना और वहाँ के क्षेत्र को अपने मतलब अधीन करना, वहाँ की संसाधनों पर नियंत्रण करना ये बलबन का काम था दोस्तों। ठीक है, दूसरी सल्तनत की बाहरी सीमा पर फैल गया था उनका। अब उसके बाद उनका क्षेत्र बाहरी सीमा पर फैला। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया गया। तो कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो शासन करने की मतलब सोची तो उसने दक्षिण भारत पर भी शासन करने का प्लान बनाया। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि मानचित्र 3 देखें और अभियान
अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और दक्षिण भारत का जो अभियान कार्यक्रम था तो मोहम्मद तुगलक के समय में सर्वोच्च शिखर पर था। ठीक है दोस्तों, अपनी उच्च सीमा पर था। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपनी कब्जे में ले लीं। तो कह रहे हैं कि अभियान काल जो उनका अभियान समय काल था तो उस समय अभियान शुरू किए गए थे। तो उसने जो बीच के क्षेत्र भी मिलती थी जिन क्षेत्रों को उन्होंने जीता उन वहाँ से महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि सेनाएं, हाथी, घोड़े, मूल्यवान वस्तुएं सब अपने अधीन करते गए वो, है ना। तो ये बता रहे हैं दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्षों बाद मोहम्मद तुगलक की शासन काल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। वही बात बोल रहे हैं, शुरुआती समय में दिल्ली सल्तनत एक कमज़ोर सल्तनत के रूप में जानी जाती थी और धीरे धीरे वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। मतलब विस्तार उसका चरम सीमा पर पहुंच गया और उसने अधिक से अधिक क्षेत्रों को मतलब जीत कर अपने अधीन कर ले गई। और दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने ऊपर देख ही लिया है किस किस ने दिल्ली पर शासन किया, किस क्रम में किया। या आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप वीडियो में ऊपर जाकर दोस्तों। ठीक है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इसने शत्रुओं की सेना को परास्त किया। और किसके बारे में बता रहे हैं, मोहम्मद तुगलक के बारे में। ठीक है, इसने शत्रुओं की सेना को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसकी सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूला करते थे। लेकिन इतनी विशाल क्षेत्र पर इसका नियंत्रण किस सीमा तक फैला, किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये चित्र में बता रहे हैं दोस्तों। ये है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। तो दिल्ली से दोस्तों, दिल्ली शुरुआत में कमज़ोर थी, उसके मतलब क्षेत्र पर अन्य लोगों का भी आक्रमण हो जाता था। धीरे धीरे उसने अपने मतलब राजा बदलते गए, जो राजा अधिक शक्तिशाली होते गए, अधिक दिमाग के तेज होते गए, मतलब बुद्धिमान होते गए, उन्होंने अपने तरीके से शासन किया, सेनाएं बढ़ाई, किसानों से कर्ज अधिक से अधिक लेना शुरू किया और अपने दिल्ली की जो दिल्ली सल्तनत थी उसको विस्तारित किया। तो देखिए इसमें बता रहे हैं कि एक बार देखते हैं फिर अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान किस तरह से सब सक्सेस हुआ और कहाँ कहाँ उसने कब शासन किया, कब अभियान शुरू की, वो उसके बारे में चर्चा की जा रही है इसमें। तो बोल रहे हैं कि 1299 में गुजरात पर शासन किया, वो आक्रमण और अभियान शुरू किया गुजरात के प्रति। चित्तौड़ पर 1303 में उसने अभियान शुरू किया और उसी क्रम में 1305 में देवगिरी जो गुजरात में है, वो देवगिरी गुजरात में होगी उस समय। गुजरात और ये कर्नाटक का जो क्षेत्र है ना, महाराष्ट्र में पड़ता है देवगिरी इस समय। ठीक है दोस्तों, तो देवगिरी और मांडू जो मध्य प्रदेश में मांडू मध्य प्रदेश में पड़ता है, 1305 में किया। ठीक है, और इसी क्रम में 1301 में रणथंभौर पर किया था, 1302 1303 में इधर किया था वारंगल जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, कड़ा 1296 से कड़ा जीत लिया होगा, उसके बाद देवगिरी पर आया होगा। 1311 में वारंगल इधर आया, काकतीय राजाओं को जीता, होयसल यादवों को जीता 1310-11 में इधर, द्वार समुद्र होयसल पर इधर आया, तंजावुर मदुरई इधर आया। तो काफ़ी दूर दूर तक उसने सैनिक अभियान किए थे दोस्तों। मैं एक मैपिंग वीडियो बना दूंगा दोस्तों, तो उसमें आप अच्छे से देखते रहना। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्र 2 12वीं सदी की आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहरों में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली कोना पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार
मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। तो मीनार कौन सी है दोस्तों, इस मीनार के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि ये जो उस समय की दिल्ली कोना जिसको पुराना शहर कहती है उसमें बनी हुई है ये दोस्तों, पुरानी दिल्ली में। और इसको किसने बनवाया था, तो दोस्तों इल्तुतमिश नहीं सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य कराया। उसके बाद इल्तुतमिश ने बनवाई, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसकी आखिरी की जो ऊपरी का मंजिल है उसको बनवाने में इधर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है दोस्तों, तो हो गया। ये कभी कभी पूछ ही लेते हैं दोस्तों परीक्षा में कि इसके निर्माण में किस किसने भागीदारी निभाई। ठीक है, किसने इसमें मतलब निर्माण कार्य शुरू किए। ठीक है दोस्तों, तो ये चित्र बता रहे हैं बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरणा स्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहांपनाह को ढूंढें। जहांपनाह ऊपर ये इधर दिया गया है दोस्तों, जहांपनाह के बारे में बता रहे हैं कि जहांपनाह को ढूंढें। तो ये है जहांपनाह। ठीक है दोस्तों, ये आगे दिखते हैं। इधर हो गया था जहांपनाह को ढूंढें, हो गया दोस्तों। ये कुछ जानकारी दी गई है, इसको पढ़ते हैं दोस्तों। यह अरबी शब्द मस्जिद दोस्तों अरबी शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में मजदा घुटने और माथा टेक कर मतलब उसको प्रार्थना आराधना स्तुति करते हैं, जो कुछ भी। जामा मस्जिद या मजलिसी जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारी नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मस्जिद की ओर दिशा को कितबा कहा जाता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। दोस्तों कह रहे हैं कि हाँ, जो पश्चिम दिशा है ना उसको किबला कहते हैं दोस्तों। और महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई हैं। धर्मोपदेश को खुतबा कहते हैं दोस्तों, और इमाम को नेता कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, माथा टेकने को सजदा और कहते हैं दोस्तों। और अरबी शब्द में मस्जिद को वो स्थान कहते हैं जहाँ पे मतलब लोग बाग अपनी मुस्लिम लोग जो अपनी अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की आराधना स्तुति वंदना करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वो सब बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों, क्या है ये बेगमपुरी मस्जिद। ठीक है, मोहम्मद तुगलक की राज्यकाल में दिल्ली की नई राजधानी। ठीक है दोस्तों, जहांपनाह में बनाई गई थी। अब देखते हैं दोस्तों, दिल्ली के सुल्तानों ने सारी उपमहाद्वीप की अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाईं। तो मस्जिदें उस समय की राजाओं ने मस्जिदें बहुत ज़्यादा मात्रा में बनवाई थी दोस्तों। ठीक है, इसमें से उनकी मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं की परंपरा पर समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थीं। एक समुदाय को अंग होने का बोध को प्रबल करना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। तो कह रहे हैं दोस्तों, उस समय के शासकों ने मस्जिदों का निर्माण इसलिए कराया ताकि वो वहाँ की उस क्षेत्र के मुस्लिम वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, उनको दिखा सकें कि हम उनके विचारों से सहमत हैं, हम उनकी रक्षक हैं, हम उनकी हमदर्द हैं, हम उनकी मतलब सच्ची सलाह मतलब शासक के रूप में भूमिका निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, उनकी हमदर्दी बटोरने के लिए, उनकी स्नेह लेने के लिए दोस्तों ये उन्होंने निर्माण कार्य किए दोस्तों। ठीक है, और उनका एक और मतलब
कार्य था इस उनके इन निर्माणों में, ताकि वो लोगों को जहाँ वो अपनी श्रद्धावश इस अल्लाह को याद करते थे, तो इस कार्य के लिए भी उन्होंने मतलब निर्माण कार्य कराए। ठीक है दोस्तों। और उनके प्रति जो इस्लाम लोग थे उनके प्रति भी उनकी आस्था थी कि लोगों को आकर्षित करेंगे तो लोग अधिक से अधिक उनके राजा के अधीन रहेंगे और अधिक से अधिक राजा को शासन चलाने में उनकी सेना बनेगी, उनको कर वगैरह देगी। मतलब कहने का मतलब है लोगों को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए उन्होंने ये निर्माण कार्य कराए। और इसलिए भी कि उस समय लोग अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते थे, तो उनकी हमदर्दी बटोरना एक उनकी राजा के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती और महत्वपूर्ण बात होती थी दोस्तों, है ना। तो ये सब होता था। ठीक है दोस्तों। आज भी देखिए लोग अधिक से अधिक राजा शासक वो आज जो शासक होते हैं मंत्री नेता वो लोग तो क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं अलग अलग समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ठीक है दोस्तों। समाज की जो भावना होती है उनको समझकर उनकी अनुसार कार्य करते हैं, विकास कार्य कराते हैं, रोडें गांव में सड़कें, ठीक है, हैंडपंप पानी की व्यवस्था है, अन्य अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं कराते हैं। ठीक है दोस्तों। वो उस समय भी करते थे दोस्तों। ठीक है, ये चला चित्र दे रहे हैं चारमोट की मस्जिद सिकंदर लोदी की शासनकाल में उसकी मंत्री द्वारा बनाई गई थी। तो ठीक है दोस्तों। आगे क्या कह रहे हैं, जमाली कमाली की मस्जिद 1520 में बनाई गई थी, जमाली कमाली की मस्जिद। तो आगे देखते हैं चित्र 2 3 4 5 की तुलना कीजिए, इन मस्जिदों की समानता और असमानताएं ढूंढो। चित्र 3 4 5 में स्थापत्य की उस परंपरा का विकास दिखाई देता है। इसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में जहाँपनाह की मस्जिद में दिखाई देती है। अध्याय 5 में चित्र 7 देखें। तो अध्याय 5 अभी शुरू नहीं किया दोस्तों, और जब शुरू करेंगे तो चित्र 7 देखने को बोल रहे हैं, देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासक और समेकन नज़दीक से एक नज़र। तो कह रहे हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन कार्य को एक नज़र में देखेंगे दोस्तों। तो आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत जैसी विशाल साम्राज्य की समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की ज़रूरत थी। तो दिल्ली सल्तनत में जो शासक थे तो उनको अच्छे प्रशासकों की और सूबेदारों की ज़रूरत थी, क्योंकि राज्यकाल चलाना है, अच्छी सलाहकार होने चाहिए, अच्छे सूबेदार होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों के साथ जमींदारों के स्थान पर अपनी विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। कह रहे हैं कि जो इल्तुतमिश थे दोस्तों वो गुलामों को मतलब सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करती। गुलामों पर उनका अधिक विश्वास था, ना कि सामंत और ज़मींदारों पर। ठीक है दोस्तों। तो उनके पीछे उनकी कोई राजनीति, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी विचारधारा और उनकी कुछ अलग विचार होंगे। ठीक है दोस्तों। और उनकी कोई वो अपनी सूझबूझ से काम करती थी, तो दोस्तों उनका कुछ अलग ही मानना होगा कि क्यों गुलामों को इन अच्छे पदों पर नियुक्त करना है और क्यों सामंतों और ज़मींदारों को नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। तो कह रहे हैं कि गुलामों को उस समय बंदगा कहा जाता था और उन्हें खरीदा जाता था, इसलिए कि वो अच्छी पदों पर नियुक्त हो सकें और राजा की राज्यकाज में मददगार हो सकें। लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेंड यानी प्रशिक्षित किया जाता था, ताकि वो मतलब राजा की राज्यकाल में और राजा की सलाहकार के रूप में मदद कर सकें और किसी भी प्रकार की गलती से बच सकें। ठीक है दोस्तों, इसलिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं वे चूँकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकता था।
तो कह रहे हैं अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी, तो वो राजा के प्रति पूरी तरह से समर्पित भाव से रहते थे और पूरी तरह से राजा के कानूनों का पालन करते थे, राजा के नियमों का पालन करते थे, राजा के प्रति ईमानदार हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार राजा भी उनकी इस ईमानदारी को देखकर राजा भी उनके प्रति ईमानदार हुआ करता था दोस्तों। तो जानकारी अच्छी थी दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं। बेटों से बढ़कर गुलाम, कह रहे हैं मुसलमानों को सलाह दी जाती थी कि सॉरी सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना था कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता था। क्या आपको कभी आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई सरकार समझ में आता है? तो दोस्तों कह रहे हैं कि राजा को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को पाला पोसा है तो उसको मतलब बेटे से भी बढ़कर माना जाता था, क्योंकि सॉरी जो अगर बुद्धिमान कोई गुलाम होता था और अच्छे से मतलब राजा के शासनकाल में मतलब अच्छे से ईमानदारी से उसने सब कुछ किया है, राजा के प्रति पूरी तरह से वफादार ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहा है, ईमान है राजा की हर एक काम को उसने मतलब एक ईमानदारी से करके और उस काम को अंजाम दिया। राजा के प्रति पूरी तरह से ईमानदार और समर्पित भाव से रहा। कहने का मतलब पूरी तरह से राजा को ही समर्पित था उसका मतलब गुलाम का काम। ठीक है, तो इसी की उसकी ईमानदारी को देखकर उसमें बताया गया है कि राजा को अपनी लड़की पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए जितना कि गुलाम पर। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह कुछ और भी रही होंगी, इसमें कुछ खास वजह नहीं दी गई। इसमें बताया गया है कि योग्य और अनुभवी होने की वजह से। ठीक है दोस्तों, हो सकता है राजा का पुत्र इतना अनुभवी ना हो सकता है राजा का पुत्र इतना योग्य ना हो सकता है कि कुछ और वजह हों। ठीक है दोस्तों, आप अनुमान कुछ भी लगा सकते हैं दोस्तों। आप अपना बौद्धिक मतलब अपनी बौद्धिक क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। आगे क्या कह रहे हैं कि खलजी तथा तुगलक शासक जहां बंगदा का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों की भी ऊंची राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। तो कह रहे हैं कि खलजी और तुगलक शासक अधिकतर बंगदा का प्रयोग करते थे सॉरी, और अपने पर निर्भर जो निम्न कास्ट की निम्न समाज के जो लोग होते थे उनकी राजनीतिक पदों पर बैठाती थी और उनको राजनीतिक उच्च पदों पर बैठाती थी दोस्तों। ठीक है, ऐसे लोगों को सेनापति सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। कह रहे हैं कि छोटे समाज के लोगों को निम्न वर्ग के लोगों को बड़े पदों पर बैठाते थे, तो इससे राजनीतिक पॉलिटिकल मतलब सिचुएशनें बिगड़ने लगी दोस्तों। राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। हाँ, हालात बिगड़ने लगी होंगी उस समय उनकी शासनकाल में। क्या कह रहे हैं आगे, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते ही थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। तो ये देखिए आप दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है कि गुलाम जो थे उस समय दास या कह सकते हैं बंदगा, वो अपने राजा के प्रति तो वफादार हुआ करते थे, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे, राजा का पुत्र कह सकती है, उसके प्रति वफादार नहीं हुआ करते थे। क्यों नहीं हुआ करते थे? क्योंकि राजा ने उसको बचपन से पाला पोसा बड़ा किया और राजा ने उसको मतलब सब सुविधाएं दी। राजा भी उनके प्रति मतलब उनकी मतलब प्रति ईमानदार था, इसलिए वो भी राजा के प्रति ईमानदार हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन
राजा के पुत्र के प्रति वो वफादार नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने उनको बचपन से ना समझा है, देखा है ना। तो ये होता है दोस्तों। नए सुल्तानों की अपनी नौकर होती थी। कह रहे हैं कि नए सुल्तान होते थे ना, उनकी भी नौकर नौकर हुआ करती थी। तो ये प्रक्रिया, ये प्रथाएं चली आ रही थी काफ़ी समय से। तो राजा का जो पुत्र होता होगा वो भी कहीं से दासों को खरीदता होगा। वो जो दास होते होंगे तो वो उनके प्रति वफादार होते होंगे, वो उनके पुत्रों के प्रति वफादार नहीं होते होंगे, है ना। ये प्रक्रिया चलती रही। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिया जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। तो कह रहे हैं कि सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान थे, वो निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पदों पर बैठाते थे। इस कारण जो वहाँ की उच्च वर्ग था, तो उन्हें बहुत ही दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी और धक्का लगता था। मतलब एक शौक लग जाता था कि अरे यार, ये क्या कर दिया राजा ने। हम सोच रहे थे हमें बनाएगी उस पद का, मतलब सूबेदार या मतलब सामंत के रूप में हमें चुनेगी, मतलब। तो उन्हें दिक्कत होती होगी, ठीक है। और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। कह रहे हैं कि जो इतिहासकार थे, तवारीख लिखने वाले, तो उन्होंने राजाओं की आलोचना भी की कि क्यों इन निम्न पद के लोगों को उच्च पदों पर निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पदों पर बैठाया जा रहा है। तो इससे राजाओं की आलोचना भी हुआ करती थी दोस्तों, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, सुल्तान मोहम्मद तुगलक की अधिकारी जन, इसके बारे में पढ़ते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक की अधिकारी जनों के बारे में इसमें दिया गया है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने वाले को बेचने वाला, कह रहे हैं शराब बनाकर बेचने वाले को अजीज खुमार नामक कलाल, फिरूज हज्जाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लट्ठा तथा पीरा नामक मलियों को ऊंची प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। कह रहे हैं कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक जो व्यक्ति था, शराब बनाकर बेचा था उसको, और फिरोज हज्जाज नामक नाई को, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लट्ठा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंची प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। तो ये उनकी अधिकारी जन थे मोहम्मद तुगलक के। 14वीं शताब्दी के मध्य की इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान की राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। तो आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की? तो क्योंकि आप सरासर इसमें दिख रहा है कि सुल्तान ने किन किन लोगों को इसमें उच्च पदों पर नियुक्त किया, इसलिए उनको इससे समस्या हुई होंगी कि इन छोटे वर्ग के लोगों को इतने बड़े पदों पर क्यों चुना गया। तो इसलिए उसने राजा की आलोचना की, ठीक है। आगे देखते हैं। इधर कुछ लिखा कुछ। आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति को संरक्षण में रहता है, उस पर निर्भर हो। आश्रित शब्दावली है दोस्तों। आगे देखते हैं। पहले वाले सुल्तान की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों की सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इफ्ता या मुफ्ती कहे जाते थे। तो कह रहे हैं कि सूबेदार जो
हुआ करती थी उस समय, और जो सेना नायक हुआ करती थी वो विभिन्न इलाकों को जीत की मतलब राजा, मतलब छोटे राजा के रूप में, छोटे राजा नहीं, एक क्षेत्र की क्षेत्राधिकारी के रूप में चुनी जाती थी, मतलब बना दी जाती थी राजा के द्वारा। ठीक है। ये जो छोटे इलाके हुआ करते थे उनको इक्ता क्या कहा जाता था, और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्ता या मुफ्ती कही जाती थी। तो ठीक है। मुक्ति का मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपनी इक्तों और कानूनों की व्यवस्था बनाए, इक्तों में कानूनी व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है। तो कह रहे हैं जो राजा के द्वारा जो छोटी वर्ग के लोगों को शासन में बड़े पदों पर नियुक्त किया जाता था, और तो उनके द्वारा जो राजा के द्वारा उनको जो क्षेत्र दिए जाते थे उनको इक्ता कहा जाता, ठीक है, कहा जाता था। और इक्ता में उनका क्या कार्य रहता था? अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाए रखना और अपनी सैनिक सेवाओं को सैनिकों के अभियानों का नेतृत्व करना। ठीक है दोस्तों। और प्रशासनिक राजा की, मतलब जो राज्य काज है उनकी व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपनी इलाके में राजस्व की वसूली किया करती थी। तो सिंपल भाषा में हम इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि जो राजा हुआ करते थे वे जो छोटे वर्ग के लोगों को अपनी उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया करती थी। फिर उन्हें कोई क्षेत्र दे दिया जाता था कि आप उस क्षेत्र पर शासन करिए और वहाँ से जो भी कर वसूलना है, कृषि में जो खाद्यान्न वसूलना है, ठीक है, वो वसूल कीजिए। और उस जो क्षेत्र में जो उनको भेज दिया जाता था चुनकर, मतलब बनाकर, तो उस क्षेत्र को ही एकता कहा जाता था दोस्तों। एकता आप बार बार याद करिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण शब्दावली है दोस्तों। ठीक है। इसलिए हम इसको बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। और वहाँ पर अपने मतलब सैनिक कार्रवाई कीजिए, जो कुछ भी वहाँ पे कोई विद्रोह करता है उसको दबाइए, और अन्य कार्य कीजिए, जो भी कुछ कर वसूलना है वहाँ से, किसी से जो खाद्यान्न वसूलना है वो सब करना है, और राजा के राजकोष में वृद्धि कीजिए। ठीक है दोस्तों। कभी कभी ये स्वतंत्र भी हो जाते थे, ये आगे चलकर पढ़ेंगे दोस्तों हम। और कभी कभी मतलब जो सॉरी, ये स्वतंत्र नहीं हुआ करते थे, ये दोस्तों ईमानदार रहा करते थे। स्वतंत्र वो होते थे जो सामंत और बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे दोस्तों। ठीक है। इसमें फ़र्क है दोस्तों। आगे इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम। आगे क्या कह रहे हैं इसमें? मुफ्ती लोगों, हाँ, राजस्व के रूप में मिली रकम से ही भी अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देती थी। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था। उनका था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी एकता थोड़े समय के लिए ही मिले। इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। तो इसमें दोस्तों ये भी प्रक्रिया थी उस समय। अगर राजा ने देखा कोई विद्रोह टाइप का कर रहा है तो उसका क्षेत्र बदल दिया जाता था, ताकि वो मतलब वहाँ पर अपना पूरा आधिपत्य स्थापित न कर पाए। ठीक है दोस्तों। आगे क्या करें देखते हैं। मतलब बहुत से होते हैं कि कोई ईमानदारी न दिखाकर बेईमान हो जाता था। ठीक है। तो वो बात आ रहे हैं इसमें। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था। उनका परंपरागत प्रभावशाली और कोई थोड़े समय के लिए ही मिले। इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य का लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था। तो इसमें बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो क्या कह रहे हैं कि टैक्स और अन्य जो रकम वसूली जाती थी लोगों से, कर टाइप का, उसके लिए एक बड़े अधिकारी की नियुक्त की जाती थी। उसके बारे में बताया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर की ही वसूल लें और तय संख्या के आधार
के अनुसार सैनिक रखें। तो कह रहे हैं दोस्तों कि मुफ्ती जो होती थी, तो मुफ्ती के द्वारा, मुफ्ती एक शब्दावली है दोस्तों जिसे हम कह सकते हैं कि टैक्स लेना, है ना। तो मुफ्ती से लोगों पर नियंत्रण रखा जाता था, ठीक है दोस्तों। और लोगों को एहसास दिलाया जाता था कि आप राजा के अधीन हैं और राजा की जो नियुक्त किए गए अधिकारी हैं उनकी भी अधीन है, ठीक है दोस्तों। तो उस और सैनिकों की प्रक्रिया, सैनिक कार्रवाई के द्वारा ये सब किया जाता था दोस्तों, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपनी अधिकारी में ले आए थे, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीरों जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने का के लिए बाध्य कर दिया। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों कि जब दिल्ली सल्तनत के जो अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी, उन्होंने और राजा महाराजा की जो मतलब जो सैनिक होते थे, तो उन्होंने जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर भी शासन का अधिकार कर लिया। तो वहाँ के जो बड़े बड़े सामंत थे, बड़े बड़े व्यापारी वर्ग थे और बड़े भूस्वामी थे, तो उनको भी अपने अधीन झुकने के लिए मजबूर कर लिया, उनको भी अपने मतलब अधीन कर लिया। कहने का मतलब ये है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूष राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपनी नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। क्या कह रहे हैं कि जो स्थानीय सामंत थे उधर, जो उनकी अधिकार क्षेत्र से बाहर थी, फिर उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया या और उन क्षेत्रों पर मतलब सैनिक कार्रवाई से या युद्ध के क्षेत्र में किसी भी तरह से जीत लिया किसी क्षेत्र को, जैसे दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने। तो वहाँ पे जो पहले से ही सामंत जो टैक्स वसूल रहे थे ना लोगों से, वो प्रक्रिया उन्होंने बिल्कुल बंद करा दी, ठीक है दोस्तों। एक दो को छोड़कर, इतना बात भी होती है दोस्तों, है ना। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया, ये हो गया, बल्कि स्वयं भी कर चुकाने का बाध्य कर दिया और लोगों से वो कर वसूलना बंद हो गया उनका। और जो बड़े बड़े सामंत थे उनको भी कर देने के लिए मजबूर कर दिया। तो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे ना दोस्तों, वो लोगों से कर वसूलते थे। तो जब दिल्ली सल्तनत के अधिकारियों मतलब शासकों ने उनको जीता, सामंतों को जीता, आसपास के क्षेत्रों के सामंतों को जीता, तो फिर उन्होंने उनसे जो कर लगाने की प्रक्रिया थी वो तो ख़त्म कर ही दी, साथ में उन पर भी कर्ज लगा दिया, मतलब उन पर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है दोस्तों। उनसे भी टैक्स लेना शुरू किया। तो कहते हैं ना कि जो बहुत बस मतलब कहावत है एक दोस्तों, मुझे याद नहीं आई, खैर छोड़ो उसको, कहावत से क्या करना, कि जो दबाई जाती है ना दोस्तों, कि फिर उनका भी कोई रक्षक आ जाता है, तो जो दबाता है दोस्तों वो भी दबता है, ठीक है दोस्तों। जुर्म कभी लंबे समय तक नहीं चलता दोस्तों, ये मतलब मैंने एक छोटी सी कहावत कहीं सुनी थी, तो मैंने ये आपको बता दी, जुर्म लंबे समय तक नहीं चलता, ठीक है। बस ही जोक है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल, ठीक है, स्किप कर देना आप इसको, कोई माइंड नहीं करना। आगे क्या कह रहे हैं, सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारियों के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगी। तो कह रहे हैं ना दोस्तों कि जो उस समय गरीबों से या मज़दूरों से, दासों से कर वसूलते थे दोस्तों, जो सब बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, तो उन्होंने राजा के यहाँ मतलब नौकरी भी करना शुरू कर दी कि मैं अपने यहाँ के लोगों से कर वसूलता कर रहूँगा और आपको देता रहूँगा, और मैं स्वयं भी अपनी आय का जो वो होता है ना, इनकम से कर मतलब टैक्स दूंगा, ठीक है। तो राजा ने उसको भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप यहाँ पर पहले से ही कर वसूलते आ रहे हैं, तो आपको जानकारी भी है इस क्षेत्र की कि किससे कैसा क्या क्या करना है, तो कर वसूलने की आपका ज्ञान भी है, नॉलेज भी है आपको, आप प्रशिक्षित हैं कर वसूलने के मामले में, ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने उसको भी मतलब रख लिया। जो नहीं मतलब नौकरी करना चाहता था, नहीं मतलब जो नौकरी नहीं करना चाहता था वो मतलब राजा के अधीन रहकर वैसे भी मतलब अपना मतलब ज़मींदारी करते होंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसा कुछ
रहता था। आप और भी अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों क्या क्या रहा होगा। एनसीईआरटी किताबों की ये बहुत ही खूबसूरती है दोस्तों, इसमें आप अनुमान लगाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं और इसमें बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। आप अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करते हैं तो बहुत संभावनाएं बढ़ जाती हैं दोस्तों, ठीक है। अनुमान लगाने के लिए मतलब और भी स्कोप खुल जाते हैं दोस्तों, कहाँ क्या है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, उस समय 3 तरह की कर थी कृषि पर, इसी खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था दोस्तों। कृषि का उस समय जो कृषि कर था उसको खराज कहा जाता था और वो उपज का 50% हुआ करता था दोस्तों, सिंपल है। तीसरा मवेशियों पर वो कर हुआ करता था दोस्तों, सॉरी, दूसरा मवेशियों पर हुआ करता था और तीसरा घरों पर, ठीक है। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र की बाहर ही था, ठीक है दोस्तों। दिल्ली की अधिकारियों जो अधिकार क्षेत्र से इस भारत का बहुत बड़ा हिस्सा दोस्तों बाहर रहा। इसका भी कारण है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। दिल्ली से बंगाल जैसी सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था दोस्तों। बंगाल क्षेत्र पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वहाँ की संभावनाएं, वहाँ की जलवायु, वहाँ की मतलब स्थिति, भौगोलिक स्थिति और वहाँ के शासकों का कुछ अलग मतलब कायदा कानून होगा, उनकी सेनाएं कुछ ज़्यादा मजबूत होंगी और अन्य की कारण भी हो सकते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या क्या रही होगी। दिल्ली से बंगाल हो गया, बंगाल जैसी सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना कठिन था, ठीक है दोस्तों, हो चुका ये। और दक्षिण भारत की विजय के लिए के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। तो कह रहे हैं दोस्तों, आपको डिटेल में बताते हैं हम कि मान के चलिए किसी राजा ने दिल्ली से बंगाल पर शासन करना शुरू किया, तो फिर उसने सोचा चलो हम राजस्थान पर भी शासन करने की कोशिश करते हैं। तब तक उधर बंगाल में जो लोग होते थे वो मतलब वहाँ के जो लोग अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगते थे, तो दोस्तों एक विद्रोह टाइप का चलता रहता था दोस्तों, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ तक कि गंगा के मैदानों इलाकों में भी घने जंगलों वाले क्षेत्र थे, जिनमें पेड़ जिनमें पे, बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थीं। कह रहे हैं कि जिनको मतलब दिल्ली की सुल्तान की सेनाएं जिनको मतलब कंट्रोल करने में सक्षम नहीं थी, ठीक है दोस्तों, ये कह रहे हैं। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। तो बाकी जो स्थानीय सरदार हुआ करते थे किसी क्षेत्र के, जैसे ही दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने मतलब किसी दूसरे क्षेत्र पर शासन करने की सोची, तब तक इधर ये फ्री हो जाते थे दोस्तों, है ना। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि हम कोई मतलब एक छोटा सा उदाहरण सोच रहे हैं हम आपको बताने की के लिए दोस्तों। जैसे कि 10 बच्चे हैं दोस्तों, आप ऐसे समझिए 10 बच्चे हैं, आपको बोला किसी ने कि इन बच्चों को नियंत्रण करिए, और किसी एक मतलब खुली जगह में, पार्क में आपको नियंत्रण करना है उन बच्चों को, ठीक है दोस्तों। तो आप एक बच्चे को पकड़ोगे तब तक दूसरा बच्चा पार्क से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, दूसरा को पकड़ोगे तो तब तीसरा निकलने की कोशिश करेगा, तीसरे को पकड़ोगे तो तब तक चौथा पकड़ने की कोशिश, पार्क से भाग जाने की कोशिश करेगा, पार्क या कोई जगह सर्किल मान लें, ठीक है। तो ये सब ऐसी प्रक्रिया चलती थी, और मतलब आप सिंपल भाषा में समझ गए होंगे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है अपने दोस्तों पर, भाइयों पर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लिया, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक चल पाता था, ठीक है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर तो लेते थे, लेकिन लेकिन ज़बरदस्ती कर भी लेते थे, मान के चलिए दोस्तों। तो फिर पुनः वो जो वहाँ के क्षेत्र के लोग थे वो खुद को स्वतंत्र मान लेते थे, तो है ना, और उनका नियंत्रण और अधिकार पूरी तरह से नहीं हो पाता था दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं सरदार और उनकी किलेबंदी।
अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस की झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से में आपस में तरह तरह के गुत्थे होते हैं। इस तरह आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत सी मजबूत होती थी। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीरों का प्राचीर का काम देती थी। इस दीवारों की घेरे में ही उनकी मवेशी और फसल रहती हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात जहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल शक्तिशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जाता था। ये सेना जंगल में घूमकर खास तौर पर तैयार की हुई औजारों से बांसों को काट डालती थी। तो कह रहे हैं कि राजा किस तरह से जंगल अपना शासन करता था, उसके बारे में छोटी सी जानकारी दी गई है कि चट्टानी ऊबड़ खाबड़ों में किले बनाकर रहती थी। कभी कभी बांसों की झुरमुटों में, कहने का मतलब बांसों की बागान, जो बांसों की जंगल होती थी वहाँ पर, क्योंकि बांस के जंगल अक्सर घने होते थे और टेढ़ी मेढ़ी, भारत में टेढ़ी मेढ़ी बांस पाई जाती हैं, तो उनको भी किसी तरह से अच्छी तरह से सुविधाएं के रूप में बांसों से घर बनाती थी, घर बना कर रहा करती थी। और बांसों की बनी हुई घरों में एक घनी होती है, तो किसी को ढूंढना और उनको परेशान करना या उन पर आक्रमण करना या उन पर हमला करके उनको जीतना मुश्किल रहा होता था। ठीक है दोस्तों। और बांसों की जो एक क्षेत्र हुआ करती थी, बांसों की जो जंगल हुआ करती थी, बागान होती थी, बड़ी बड़ी, वहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं हुआ करती थी। राजाओं की मवेशी हैं, फसलें हैं, या अन्य प्रकार की सुविधाएं वो सब हुआ करती थी। और पानी आने की जो व्यवस्था इस प्रकार की जाती थी कि तालाब हैं, बावरी हैं, और जो वर्षा जल है वो एकत्र करके उसका भी संरक्षण किया जाता था दोस्तों। ठीक है, इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। जो वहाँ की सेनाएं थीं दोस्तों, उनको हराना मुश्किल था, क्योंकि वो उस क्षेत्र में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है, वहाँ कैसे रहना है, किस तरह से लोगों पर आक्रमण करना है, किस तरह से बचाव करना है, ये सब ट्रेनिंग दी जाती होगी उस समय, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियाना, आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया था, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उसका दावा झेलना पड़ा। कह रहे हैं कि चंगेज खां जो मंगोल का शासक था, उसने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान और जो आधुनिक उज़्बेकिस्तान है उस पर हमला किया, और शीघ्र ही उसको दिल्ली सुल्तानों को उसका हमला झेलना पड़ा। इसमें पढ़ा लिखा है, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासकों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों का धावा बढ़ गया। स्थिति मजबूत होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल राजस्थानी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना की संभावना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तानों ने इन चुनौती का सामना कैसे किया। तो आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन है दोस्तों, पढ़ते हैं। हाँ, ये इतना कट रहा है दोस्तों, मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। दिल्ली पर दो बार हमले हुए 1299 से 1213 में, ठीक है, और 1302 में, 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की। ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली पर दो बार हमले हुए थे, इसमें बता रहे हैं 1299 में और 1300 में। ठीक है दोस्तों। और दूसरा हमला हुआ था 1302 में, 1303 में। ठीक है दोस्तों।
इसका सामना करने के लिए क्या हुआ था, क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने, एक विशाल सेना बनाई, ठीक है। और इधर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक के शासन का के प्रारंभ में एक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपनी संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसकी ऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करने का उसका आक्रामक कदम था। तो इधर मोहम्मद तुगलक ने क्या किया दोस्तों कि उसकी सेना बहुत मजबूत थी, कहने का मतलब ये है, और उसने मंगोल सेना को हरा दिया था, ठीक है दोस्तों। और उसको अपनी सेना पर इतना विश्वास था कि उसने जो आधुनिक उज़्बेकिस्तान है उस पर भी हमले करने की योजना बनाई थी, ठीक है दोस्तों। आगे इधर क्या किया था उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तो दूसरे चरण में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया था दोस्तों। जो गैरीसन शहर बार बार हम पढ़ रहे थे उस समय, पिछली बार, मतलब सॉरी ऊपर इसी अध्याय में ऊपर पढ़ रहे थे गैरीसन शहर, तो उसे वो सीरी कहते हैं दोस्तों। सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया था दोस्तों, सीरी नामक, ठीक है, नामक गैरीसन शहर बनाया था। मानचित्र 1 में आप ढूंढ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर जाकर दोस्तों। और नया शहर गैरीसन शहर बनाने के स्थायी स्थान पर दिल्ली की 4 शहरों में से सबसे पुराना शहर दिल्ली कोना को निवासियों को खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहरों की निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों क्या किया था कि गैरीसन नामक शहर बनाया था दोस्तों सीरी में, ठीक है दोस्तों। सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनाया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और इधर मोहम्मद तुगलक ने गैरीसन नामक शहर बनाया। नया गैरीसन शहर बनाने के लिए दिल्ली के 4 शहरों पर सबसे पुराने शहर दिल्ली कोना के निवासियों को खाली कराया। तो उसने दिल्ली कोना नामक स्थान को खाली कराकर वहाँ एक सैनिक छावनी बना दी और पुरानी राजधानी कह रहे हैं, पुरानी शहर की स्थान निवासियों को राजधानी से बनी नई राजधानी दिल्ली दौलताबाद भेज दिया। तो मतलब उसने अपनी मतलब सैनिक जो आज आधुनिक समय में भी कुछ प्रक्रियाएं आजमाई जाती हैं, तो वो सब किया दोस्तों, ठीक है, कि कहाँ से मतलब छावनी ले जाना है, कहाँ से लोगों को खाली कराना है कि आक्रमण हो तो लोग बच जाए, है ना। तो ये और तीसरा कदम क्या था मोहम्मद तुगलक का दोस्तों, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा चरण था सैनिकों की पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। तो अन्य इकट्ठा के मतलब अन्य खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए उन्होंने गंगा यमुना क्षेत्र से मतलब खाद्यान्न को इकट्ठा किया सैनिकों की पेट भरने के लिए। स्वाभाविक है कि सैनिक कार्रवाई हो रही है, सैनिकों की संख्या बढ़ रही है, सैनिक मतलब युद्ध में लगे हुए हैं, तो उनको किसान खाद्यान्नों की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो गंगा जमुना क्षेत्र से अनाज को इकट्ठा किया दोस्तों उसने, ठीक है। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर मतलब लेना शुरू कर दिया उसने, ठीक है दोस्तों। किसने कि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों, ठीक है। और इधर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया दोस्तों कि सैनिकों के खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान इस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। तो इसने थोड़ी गलती कर दी होगी, शायद अधिक टैक्स बढ़ा दिया होगा, अकाल पड़ने लगा मोहम्मद तुगलक की समय में दोस्तों, ठीक है। इसने खाद्यान्नों की आपूर्ति की और टैक्स बढ़ा दिया, तो अकाल पड़ गया है ना दोस्तों। और इधर कह रहे हैं कि सैनिकों को वेतन भी देना होता था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। उसने जो प्रक्रिया आजमाई उसमें क्या किया, उसने सैनिकों को सैनिकों को वेतन देना पड़ता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका भी थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की बढ़ती कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने
दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी राजधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। तो कितनी बढ़िया प्रक्रिया शुरू की थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों का वेतन दिया जाता था, सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, एकता नामक नगद वेतन। ठीक है, और सैनिक जो जरूरी सामान थे वो व्यापारियों से खरीदा करते थे। ठीक है, तो जो व्यापारी मतलब संभावनाएं थी कि उस समय मतलब अधिक डिमांड बढ़ गई थी सामान की, तो ये भी संभावनाएं जताई जाती थी कि कहीं कोई व्यापारी सामान की रेट ना बढ़ा दे, है ना, कीमत ना बढ़ा दी। तो उनकी उसके लिए भी उसने एक अधिकारी का मतलब कुछ अधिकारियों का मतलब पद मतलब नियुक्ति की शुरू कर दी। ठीक है, जो अधिकारी मतलब व्यापारियों पर नज़र रखते थे और मतलब देखा जाता था कि कोई व्यापारी अगर तय मूल्य की विरुद्ध चीज़ों को बेचता है सैनिकों को या उस वहाँ के लोगों को, तो उनको सज़ा मिलती थी। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी किस्म की मतलब प्रक्रिया शुरू की थी दोस्तों। उसने अच्छा नियम बनाया था दोस्तों। और इधर इसने क्या किया था मोहम्मद तुगलक भी अपनी सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन संकेतक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे चतुर थे, अपनी सोने चांदी के सिक्के भी बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसी जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। तो कह रहे हैं दोस्तों, मोहम्मद तुगलक ने सैनिकों को नगद वेतन शुरू देना कर तो दिया था, लेकिन कीमतें नियंत्रण करने की वजह से उसके कुछ कागजी मुद्रा कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए कागजी मुद्रा की भी जरूरत पड़ने लगी दोस्तों। ठीक है, इसलिए उन्होंने टोकन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। ठीक है दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन प्रक्रिया का। वे सिक्के धातु के बने होते थे, मतलब सस्ती धातु के टोकन बनाए जाते थे। तो लोगों ने चालाकियाँ शुरू कर दी, तो लोग अपनी सोने चांदी को बचा कर रखते थे और टोकन अपनी सारी ज़रूरतों को उन टोकनों से पूरा करते थे। तो दोस्तों यहाँ भी दिक्कतें पैदा होंगी दोस्तों, है ना। अकाल मतलब महंगाई बढ़ने के आसार हो जाएंगे दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाज़ारों में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों की खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। तो इतिहासकार इसमें बता रहे हैं दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी मतलब राज्य को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बचा कर रखा और मतलब मंगोल आक्रमणकारियों से भी बचाया। ठीक है दोस्तों, और इधर कह रहे हैं कि कीमतें उसने किस तरह से नियंत्रित की और किस तरह से मतलब उसने अपनी बुद्धि विवेक से मतलब अपने शासन को संचालित किया। ठीक है दोस्तों, आगे ये कह रहे हैं मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदमों में बेहद असफल रहे। ठीक है, कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। कश्मीर पर उसने आक्रमण नहीं कर पाया, मतलब फेल हो गया वो है। और तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपना विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसके प्रशासनिक संबंध जो कदम उठाए थे उससे कई परेशानियां पैदा हो गई थी। दौलताबाद ले जाने से लोग बहुत नाराज़ थे। ठीक है दोस्तों, उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, मतलब वहाँ छावनी बना दी थी दोस्तों, और वहाँ पे कहीं मतलब जो उसने लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। उससे लोग नाराज़ थे। पलायन करना एक बहुत दिक्कत भरी बात हो जाती है लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, इससे लोगों को नाराज़गी मतलब
मतलब उसने लोगों की नाराज़गी का सामना करना पड़ा उसे, ठीक है दोस्तों, अलाउ मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है दोस्तों। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः ये टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो मोहम्मद तुगलक ने जो टोकन मुद्रा जारी की थी दोस्तों, उससे मतलब परेशानियां हुई, मतलब वृद्धि हुई, अकाल टाइप की सिस्टम पैदा हुआ है। और लोग परेशान हो गए, उसकी जो नियम बनाए थे उसने वो सफल नहीं हो पाए दोस्तों, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक की। और इधर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य किए दोस्तों। तो इसमें मतलब फ़र्क है दोस्तों में, दोनों में। तो ये आप दोस्तों एक बार फिर से पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं धीरे धीरे इसको निकलता जाऊंगा दोस्तों, आप पढ़ लेना दोस्त। इसमें क्या क्या दोनों के नियम कायदा कानून में दोनों की शासन प्रक्रिया में क्या क्या फ़र्क थी, आप बखूबी देख सकते हैं दोस्तों, है ना। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोस्तों, ज़्यादा अंतर भी नहीं दिए गए, 1 या 2 3 और ये 4 5 अंतर दिए गए हैं दोस्तों। हम आपको बता दें दोस्तों कि ये शुरुआत है दिल्ली सल्तनत के बारे में। बहुत ही बारीकी से पढ़ने के लिए आपको आगे देखना पड़ेगा आप, और भी आप इस चैनल पर बने रहें दोस्तों, ठीक है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है दोस्तों, इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। तो आगे बढ़ते हैं। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत की इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतह करने की अभियान की योजना बनाई। मंगोल इलाकों में को फतह करने की अभियान की योजना बनाई। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रति अच्छा फल पर था, वहाँ मोहम्मद तुगलक की द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थी। तो कह रहे हैं दोस्तों इसमें कि किस प्रकार दिल्ली के शासकों ने मतलब मंगोलों के आक्रमण को परास्त किया, और वहीं किसी शासक ने, मतलब किसी क्या 2-3, इसमें 2 शासकों का वर्णन है ना। तो एक ने इतनी अच्छी कदम उठाए और एक ने इतनी मतलब अच्छी कदम नहीं उठा पाए। तो दोनों की द्वारा उठाए गए कदमों में काफ़ी फ़र्क है, दोनों के द्वारा बनाए गए नियमों में काफ़ी फ़र्क है। तो इसी के बारे में चर्चा की गई थी दोस्तों, हैं। आगे देखते हैं। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत, ठीक है। तालिका एक को फिर से देखें, आप पाएंगी कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। तब जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ रहे थे। तो कह रहे हैं कि जहाँ तुगलक वंश की बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का शासक मतलब लोधी वंश की शासक मतलब उत्पन्न हो चुकी थी, पैदा हो चुकी थी, और उनका शासन होने लगा था। तो ठीक है। और वहीं जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक शासन कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो आगे क्या कह रहे हैं, उनकी राजधानी समृद्धि और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसी नए शासक समूह भी उभरे। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एक राजा पूरे संपूर्ण मतलब इस भारत के भूभाग पर शासन कर पाए। ये तो आगे मतलब ये तो बहुत पहले की बात है, जो हमने देखा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक ने किया है ना। और इस समय की जो शासक थी उन्होंने ये सब करने में मतलब सफलता हासिल नहीं कर पाई, ठीक है दोस्तों। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा मतलब शासन कर रहे थे, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में वर्णन किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे, और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। कह रहे हैं कि
इस स्थापित राज्यों में, इन छोटी-छोटी राजाओं में कुछ शक्तिशाली थी, तो किसी कोई मतलब अपने शासकों को बहुत बेहतर तरीके से चला रहे थे दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं, शेरशाह सूरी 1540-1545 में बिहार में अपनी चाचा की एक छोटी सी इलाके की प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था, और आगे चलकर उसने इतनी इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530, 1540, 1555, 1556 तक को चुनौती और दी और परास्त भी किया। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं दोस्तों कि शेरशाह सूरी जो बिहार में अपने चाचा की द्वारा एक छोटी सी इलाके का प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे चलकर उसने इतना बड़ा मतलब ओहदा हासिल कर लिया कि उसने आगे चलकर एक बहुत बड़े मुग़ल सम्राट हुमायूं को भी चुनौती दे डाली, ठीक है, और उसको परास्त भी किया, ऐसा नहीं है ना, चुनौती दी और परास्त भी किया। कितना बड़ा कार्य किया उसने, ठीक है। एक छोटी सी मतलब प्रबंधक के रूप में उसने शासन शुरू किया था, और आगे चलकर कितना बड़ा जो राजा था उसको चुनौती दी और उसको हराया, ठीक है। बता रहे हैं कि शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया तथा महान सम्राट अकबर 1556-1605 ने जब मुगल साम्राज्य को संकेतिक किया, तो उसने अपनी प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को भी अपनाया। देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि जो शेरशाह सूरी था उसने दिल्ली पर शासन किया, तो उसके जो बनाए हुए नियम थे दोस्तों, तो उसको सम्राट अशोक ने भी सॉरी बिल्कुल यार मिस्टेक हो गई। सम्राट अकबर ने भी शेरशाह सूरी की बनाए हुए नियमों का मतलब अपनी शासन प्रक्रिया में उपयोग किया था दोस्तों, ये बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ नियम उसकी अच्छे लगे तो उसने अपना ही, ठीक है दोस्तों, ये होता है तो हाँ। आगे देखते हैं क्या कह रही है। ये हो गया तीन श्रेणीय ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। क्या है? तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया था। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थक भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन से योद्धाओं का नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। तो कह रहे हैं दोस्तों कि जो तीन श्रेणीय ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध, इन 3 श्रेणीय मतलब कह सकते हैं कि 3 तरह का समाज, ठीक है। 3 तरह का समाज जो विकसित हुआ, उसकी स्थापना मतलब उसका विकास, उसका जो उद्गम है वो दोस्तों फ्रांस से हुआ। और वो तीन श्रेणीय समाज में कौन कौन आती थी? तो प्रार्थना करने वाला समाज, युद्ध करने वाला समाज और खेती करने वाला समाज दोस्तों, ठीक है। तो हम बता रहे हैं कि इसमें ईसाई धर्म की जो मुख्य लोग हुआ करते थे उन्होंने भी मान्यता दे दी थी कि ये 3 श्रेणीय समाज बहुत ही अच्छा मतलब स्ट्रक्चर है समाज को बांटने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये प्रक्रिया हुई होंगी, है ना। और कह रहे हैं इन योद्धाओं को जिसमें ये 3 श्रेणी समाज में जो योद्धा वर्ग हुआ करता था दोस्तों, युद्ध करने वाला समाज,
उसमें उसको नाइट कहा जाता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईसाई की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। ठीक है, नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वो योद्धा वर्ग के रूप में मतलब समाज की रक्षा करें और राजा के अधीन रहकर उनकी मतलब बनाए हुए नियमों का पालन करें। वो राजा बोलता है वो मतलब कार्य करें, किस पर शासन करना है, कहाँ युद्ध करना है, कहाँ आक्रमण करना है, ये सब तरीके समाज में व्यवस्था बनाए रखें, ये सब कार्य। ठीक है, नाइटों से ये उम्मीद की जाती थी। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या कह रहे हैं। योद्धाओं को आपसी लड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाता था जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा है था। तो नाइट जो योद्धा वर्ग था, योद्धा समाज था, उनको मतलब मुसलमानों के प्रति युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। ठीक है दोस्तों, और बोला जाता कि आपस में लड़ाई न करें। ठीक है, ये सब। और मुसलमानों को मतलब मुसलमानों के प्रति इसलिए उन्हें लड़ाई के लिए मतलब भेजा जाता था क्योंकि उस समय यरूशलेम जो जहाँ यीशु मसीह का जन्म बताते हैं। ठीक है, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक मतलब प्रमुख भी रहे हैं ना, ईसा मसीह है ना, वहाँ उनका यरूशलेम में जन्म हुआ था, तो वहाँ मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। इसलिए नाइटों से उम्मीद की जाती थी कि आप मुसलमानों से युद्ध करें और जीतने की मतलब कोशिश करें। शायद उस समय मुसलमानों का वर्चस्व मतलब ताकतें ज़्यादा थी, तो ईसाई हार भी गए थे दोस्तों। आपको आगे पढ़ेंगे विश्व युद्ध में मतलब विश्व इतिहास में पढ़ेंगे दोस्तों कि किस तरह से ये युद्ध हुए और ईसाई हारे और मुस्लिम जीते थे। तो इस प्रक्रिया को भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे तो पूरी एनसीईआरटी 11वीं 12वीं में आपको विश्व युद्ध भी पढ़ने को मिलेगा, विश्व इतिहास भी पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। तो वहाँ से आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी दोस्तों। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड धर्मयुद्ध कहा गया। ईसाई तथा धर्म की सेवा में किए गए अन्य अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह से बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मन में उसकी एक सदी बाद इन योद्धाओं के 3 दीनहीन अतीतों को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग ही नाइट कहलाना चाहते थे। तो क्या बोल रहे हैं इसमें दोस्तों कि ईसाई धर्म और मुस्लिम जो धर्म था उसके बारे में अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तो उनके बीच जो धर्म युद्ध चल रहा था, उस धर्म युद्ध को क्रूसेड के नाम से जाना जाता है और वो बहुत लंबी समय तक चला दोस्तों। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि ईसाई तथा धर्म की सेवा में किए गए अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह से बदल डाली, यानी कि नाइटों की शख्सियत को बढ़ा दिया। उनकी जो ओहदा था उसको एक बड़ी मतलब ओहदे के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक जर्मन और उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं को दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। तो कह रहे हैं कि जो बड़े कुलीन वर्ग के लोग थे उनको नाइट के रूप में माना जाता था कि बड़े जो अमीर लोग हैं वही नाइट हैं, वही योद्धा बन सकते हैं, वही माने जाते हैं। ऐसा कुछ मान्यताएं थी छोटी मोटी दोस्तों, है ना। लेकिन बाद में जो सब लोगों ने मतलब बढ़ चढ़ कर युद्ध में हिस्सा लिया, तो समझ में आया लोगों को कि नहीं, सभी तरह के लोग योद्धा बन सकते हैं, सभी तरह के लोग युद्ध में सक्षम है। ठीक है, ये सब प्रक्रियाएँ अपने भारत में भी चली थी दोस्तों, है ना। और फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक जर्मन और उसकी एक सदी बाद योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। तो कह रहे हैं कि जो छोटे समाज के लोग थे, छोटे वर्ग के लोग थे, तो उन्होंने जो युद्ध में भागीदारी की उनको भुला दिया गया।
फ्रांस में और जर्मन में, ठीक है। बाद में फिर उभरती हैं ये सब आगे चलकर, तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। आगे की जो 11वीं 12वीं की 9वीं क्लास की एनसीईआरटी होती है ना, उनमें, ठीक है। किस तरह से विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, महत्वपूर्ण कार्य हुए, उनके बारे में बहुत अधिक से डिटेल से पढ़ेंगे हम दोस्तों। यहाँ दोस्तों उसकी कुछ छवि दिखा दी जाती है ताकि बच्चों का मन लगा रहे पढ़ने में ना। आगे देखते हैं। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग ही नाइट कहलाना चाहने लगे थे। तो ये बता ही दिया है कि जो अमीर धनी वर्ग होते थे वही अपने आप को नाइट मानते थे दोस्तों, कि हम ही योद्धा वर्ग हैं ना, हम ही युद्ध करने में सक्षम हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है दोस्तों, जो जिस पर ज़्यादा पैसा है वो योद्धा बन सकता है क्या? छोटे वर्ग के लोग जो होते हैं वो योद्धा नहीं बन सकते, वो युद्ध नहीं कर सकते। तो ये उनकी सोच थी, थोड़ी धारणाएं थी उस समय, ठीक है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। ये कल्पना करो, इसको स्किप करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये फैक्ट है ना ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी, तो ठीक है दोस्तों। आगे क्या कह रहे हैं, इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी है? तो दोस्तों ये यहीं समाप्त होती है दोस्तों। इधर छोटी सी जानकारी दी गई है, इसे हम पढ़ लेते हैं कि बीज शब्द है ये दोस्तों। ये मैं हमेशा ही आपको बताता हूँ, ये महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ होती हैं, महत्वपूर्ण परिभाषाएँ होती हैं, इनको आप हमेशा याद कर लिया करें और गूगल से कहीं से भी इसको ढूंढकर याद कर लिया करें, ठीक है दोस्तों। ये हमारा बेसिक ज्ञान बढ़ाने के लिए और शब्दों के भंडार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमें से बहुत इसको छोटे शब्द होते हैं, लेकिन हम इसको समझें तो बहुत ही बड़ी जानकारी को उत्पन्न करती हैं दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। इसको आप गूगल से कहीं से भी ढूंढकर, एक बार फिर कह रहा हूँ, आप गूगल से कहीं से ढूंढकर इनको दोस्तों याद कर लिया करें, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? एकता, तारीख, गैरिसन, मंगोल, लिंग, खराज, ये दोस्तों ये शब्दावली आप याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। आगे कुछ और यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई है दोस्तों। तो वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका। हम आपसे विनती करेंगे, गुजारिश करेंगे और ठीक है, विनती गुजारिश रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।